following conversation with Priya Priyadashini, PhD scholar at RM, RIMS, ICMR. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय पॉडकास्ट दीदी। थैंक यू। आप हाल फिलहाल में जापान से आई हैं। हाँ। तो आप एज अ पीएचडी स्कॉलर गई थी वहाँ पे। तो इस बारे में बात करने से पहले हम लोग शुरू से बात करते हैं, कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुआ आपका? एक्चुअली मेरा जो एजुकेशन है वो वैसा ही रहा जैसा कि लोगों का होता है। 10th और 12th दोनों बिहार बोर्ड से रहा। उसके बाद जूलॉजी लेना नहीं था, जूलॉजी और बॉटनी कुछ ज़्यादा ही वैसा है, और हम लोगों का बायोलॉजी बैकग्राउंड था। ठीक है। तो इसलिए बायोटेक एक ऑप्शन में मिला जो कि एक बेहतर ऑप्शन था जूलॉजी और बॉटनी से। तो उसके साथ ही मेरा बीएससी हुआ। उसके बाद एमएससी के लिए थोड़े एक्सपोजर्स के बाद हम जामिया हमदर्द ज्वाइन किए, जहाँ से मेरा एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री रहा। अच्छा। तो एमएससी वाले बच्चों के लिए 2 ऑप्शन होता है, या तो वो अगर रिसर्च ओरिएंटेड हैं तो वो रिसर्च की तरफ बढ़ जाएंगे, अगर वो रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हैं तो फिर वो कुछ वैसा कंपनीज जो होते हैं वैसे ज्वाइन कर लेते हैं, मतलब कॉर्पोरेट साइड। हाँ, कॉर्पोरेट साइड में थोड़ा वो मूव कर जाते हैं। तो एक्चुअली मेरा जो इंटरेस्ट रहा वो रिसर्च ओरिएंटेड रहा। अच्छा। तो इसलिए फिर ICMR RMIMS पटना में PhD 2019 में ही स्टार्ट करी। अच्छा। उसके बाद PhD होते होते ये मौका मिला जापान जाने का, और एक बहुत ही बढ़िया अवार्ड मिला जो मेरे खुद के भी CV के लिए अच्छा हो, और मेरी खुद की अभी तक के रिसर्च जर्नी के लिए भी एक माइलस्टोन। और आप जापान में कहाँ गई थी? जापान में एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में एक छोटा विज़िट था। उसके बाद टोक्यो में 1-2 दिन रहने का मौका मिला। उसके बाद ये जो पूरा ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, मीटिंग, ये करुइजावा एक नगानो डिस्ट्रिक्ट में एक जगह पड़ता है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत रिसोर्ट है, वहाँ पे उसको ऑर्गेनाइज़ किया उन लोगों ने, जो कि बहुत ही बेहतरीन अभी तक के चीज़ों में रहा। और आपने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में कि आपने बिहार बोर्ड से 10th और 12th करा है। तो ये क्या कोई डिफरेंस लाता है? मतलब एक इंसान जो कि बहुत ही कम उम्र में होता है 10th और 12th में, तो उसके थिंकिंग प्रोसेस में क्या कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालता है, कुछ ऐसा? हाँ, थोड़ा वो रहता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आपको डिफरेंस मिल सकता है, लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं अगर तुम भी देखना चाहो तो। वैसे एजुकेशन के लेवल पे अगर हम बात करें तो दोनों सिमिलर होता है, लेकिन एक CBSE वाले बच्चों में एक ज़्यादा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट देखा जा सकता है बिहार बोर्ड वाले बच्चों के कंपैरिजन में। हाँ, बस। और एजुकेशन का भी बस थोड़ा बहुत डिफरेंस हम समझ सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ वैसा डिफरेंस नहीं होता है। तो मतलब करिकुलम तो सेम ही होता है? हाँ, करिकुलम और वो सब सेम होता है, बस थोड़ा आपके अंदर नहीं, मतलब अगर करिकुलम बेस पे देखें तो करिकुलम अगर सेम है तो जो मतलब जो मेजर डिफरेंस बच्चों के मेंटालिटी में आता है, वो लोग क्या सोचते हैं इस बात को लेकर आता है। तो आपके क्या मन में था ऐसा कुछ? थोड़ा एक रहता है, एक थोड़ा आपको एक्सपोजर भी कम मिलता है। जो आप जिन बच्चों के साथ आप एक्सपोज हो रहे होते हैं वो सारे अच्छी फैमिली से नहीं आते हैं, कुछ वैसे भी फैमिली से होते हैं जो मजबूरी की वजह से पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड में, जिनके पास पैसे नहीं हैं और जो मतलब अच्छे फैमिली से, वेल ऑफ फैमिली फाइनेंशियली। एग्जैक्टली। तो उस कंडीशन में थोड़ा वैसे तो आपको एक मिक्स ग्रुप मिलता है जिसमें आपको चूज़ करना होता है कि आपको या तो स्टडीज़ की तरफ जाना है या फिर आपको पहले से ही कुछ दूसरा पाथ फॉलो करना है। और आपने अपना बैचलर कहाँ से किया? बैचलर्स मेरा मुजफ्फरपुर में डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र कॉलेज से हुआ, BSc बायोटेक्नोलॉजी में। तो जब तक आप यहाँ पे थी तो क्या आपको यहाँ पे भी वो डिफरेंस महसूस हो रहा था CBSE वर्सेस नहीं? उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वो डिफरेंस बहुत ही वो वैसा हो जाता है, बहुत ही माइन्यूट सा लगने लगता है, क्योंकि कॉलेज में सारे बच्चे कॉलेज में होते हैं या यूनिवर्सिटी में होते हैं, उनको स्कूल से, बोर्ड से, ये सब से बहुत ही दूरी बन चुका होता है। हाँ। तो यहाँ के बाद फिर आपने मास्टर्स कहाँ से किया? मास्टर्स मेरा बायोकेमिस्ट्री में रहा, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली से, जो कि स्कूल ऑफ केमिकल एंड लाइफ साइंसेज में एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड डिपार्टमेंट था, और ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी थी, जो कि जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और मेरा जो इंटरेस्ट था साइंस और रिसर्च को लेकर के वो और बढ़ा। तो वहाँ का कुछ बताइए कि वो कैसे कंट्रीब्यूट किया आपके, मतलब आपके लैंडिंग इन ICMR में? हाँ, वो एक्चुअली हम लोगों को जब पढ़ाया जाता था ना, तो मास्टर्स में हमारा करिकुलम में एक डिसर्टेशन, एक लैबोरेटरी वर्क भी रहता है। बैचलर्स तक बच्चों को बहुत ही माइन्यूटली, बहुत ही हल्का सा मौका मिलता है लैबोरेटरी और वो सारी चीज़ों से
मतलब मिलने का या देखने का। लेकिन जब आप मास्टर्स में जाते हो तो आपका वो पूरा करिकुलम का ही एक पार्ट होता है। तो जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं या चीज़ों को और अच्छी से समझना शुरू करते हैं या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये आपका एक अलग लेवल का इंटरेस्ट लेकर आता है जो कि बैचलर्स तक नहीं रहता है। तो शायद ये एक, और वो इतनी अच्छी जगह थी, लोगों से, इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला वहाँ, हमारे जो प्रोफेसर्स और बाकी लोग थे। तो हाँ, ये उसकी वजह से और थोड़ा। फिर वहाँ से आप ICMR में कैसे हैं? ICMR का एक उस वक्त तक तो उतना ख्याल नहीं था और आइडिया नहीं था। लोगों को बस यही पता होता है कि कुछ फेलोशिप्स हैं जिसके बारे में लोगों को पता है कि एग्ज़ाम देकर क्लियर करना है। लेकिन कोइंसिडेंटली उस साल ICMR RMRI पटना का भी एंट्रेंस निकला था PhD का, तो उसमें अपेयर हुए थे और उसके बाद ही तो सिलेक्शन हुआ उसमें। कोई ऐसा लड़का या लड़की जो अभी आपके स्टेज में है जब आप मास्टर्स कर रही थी, हाँ। तो वो कैसे अगर PhD करना चाहता है तो कैसे ICMR या फिर ऐसे ही सिमिलर रेप्यूटेड जगह से कैसे कर सकता है? उसके लिए एक्चुअली लोग अपना फेलोशिप, लोग मास्टर्स के बाद बहुत बच्चों में देखा जाता है कि वो लोग नेट के प्रिपरेशन में या नेट JRF के प्रिपरेशन में लगते हैं, जो कि जैसे JRF क्या होता है? मतलब नेट JRF होता है जैसे कि आपको एक फेलोशिप चाहिए PhD करने के लिए। नेट जो एलिजिबिलिटी है वो आपको लेक्चरशिप के लिए एलिजिबिलिटी है कि अगर आप कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, अगर आपको PhD में JRF यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप का जो फेलोशिप है वो अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको CSIR या फिर ICMR इस तरीके का कुछ एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस लेते हैं, जैसे कि हाँ, सब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं, जैसे कि DU का रहा या फिर JNU का रहा या फिर NII वगैरह रहा। इन सब बहुत सारी जगहों का रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का अपना इंटरनल एग्ज़ाम होता है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं। या फिर एक आपके पास और भी ऑप्शन होता है DST इंस्पायर का, जिसमें होता है कि आपको MSc में आप MSc के टॉपर होने चाहिए और MSc में आपको थ्रू आउट 2 साल आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिला होना चाहिए। दैट व्हाट दिस मीन्स इज गोल्ड मेडलिस्ट। तो तब आप DST इंस्पायर के लिए अप्लाई करते हैं और फिर उससे आपको फेलोशिप मिलती है, क्योंकि PhD डिग्री एक लंबी डिग्री है और उसमें आपको फेलोशिप चाहिए। बिना पैसों के आप काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे मास्टर्स यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा कि वहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं? ये सारे यूनिवर्सिटीज़ का है कि जो वहाँ के उस डिपार्टमेंट के गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। प्राइवेट में भी है। अच्छा। प्राइवेट में भी है और गवर्नमेंट में भी है। तो ये आपका एक मतलब एक आपके लिए ये स्टेज का काम करता है PhD के लिए, कि आपका गेट खुला है। लेकिन PhD के लिए फिर भी और भी स्टेप्स हैं जिससे आपको गुजरना पड़ता है। और तो ये मतलब प्रीरिक्विजिट्स, बेसिक प्रीरिक्विजिट। तो आप ICMR में PhD कर रही हैं। हाँ। तो उसमें क्या PhD टॉपिक्स होता है, क्या होता है? उसमें आपको एक्चुअली ये ICMR इंस्टीट्यूट है, तो इसमें ना ICMR जो इंस्टीट्यूट है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन डिजीज़ डेवलप और डिजीज़ कंट्रोल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो बिहार में जो हमारी इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली वो बिहार एक टाइम पे हॉटस्पॉट था और एंडेमिक था कालाजार को लेकर के, जिसको हम लिशमेनियसिस भी बोलते हैं। तो जो मेरा PhD है वो लिशमेनियसिस डिजीज़ के ऊपर हो रहा है, जो कि इंडिया में विसरल लिशमेनियसिस नाम से हम बोलते हैं, क्योंकि वो विसरल ऑर्गन्स को टारगेट करते हैं। तो मेरा बेसिकली जो है ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है, तो हम लोग पैरासाइट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और ये मेरा बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड। तो मतलब आप लोग बेसिकली मेडिसिन बना रहे हैं उसके लिए? हम बोल सकते हैं कि मेडिसिन, ड्रग और वैक्सीन दोनों में लगे हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें, देखें तो एक टाइम था कि जब हम अगर एक बहुत ही छोटे शब्द में बात करें कि एक टाइम था कि जब हम मॉस्किटो कॉइल यूज़ करते थे और सारे मच्छर भाग जाते थे। अच्छा। लेकिन आज उस मॉस्किटो कॉइल को जलाने के बाद भी आपको उसका इम्पैक्ट नहीं दिखता है, वो आपको दिखता नहीं है वो इफेक्ट। उससे भी ज़्यादा हम लोगों को कुछ केमिकल्स और उससे भी में भी डिफरेंट कॉम्पोजिशंस और वो सब ट्राई करना पड़ रहा है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम लोगों को दिख रहा है कि जो पैरासाइट है या फिर जो इंसेक्ट्स है या फिर जो भी चीज़ है जिसके लिए हम वो काम कर रहे होते हैं, वो रिसर्च हो रहा होता है, वो एक टाइम के बाद उससे रेसिस्टेंट हो जाते हैं। जो एक मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट MDR करके एक टर्मिनोलॉजी है, तो वो रेसिस्टेंट हो जाते हैं, सिंगल ड्रग हो, मल्टी ड्रग्स हो। तो इसीलिए हम लोगों को रेगुलरली काम करने का ज़रूरत है। अगर हम कोविड का भी बात करें
तो जो ये वैक्सीन्स आया, ये 1-2 साल, इतनी बड़ी पैंडेमिक डिजीज़ थी कोविड-19, तो ये 1-2 साल का रिसर्च नहीं था जिसकी वजह से वो वैक्सीन आ पाया। वो उसके पीछे 50 साल का रिसर्च है जो रिस्पॉन्सिबल था उस वैक्सीन डेवलपमेंट में इन द टेन्योर ऑफ 1 to 2 years। तो हम इस तरीके से उसको समझ सकते हैं कि रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वी नीड ड्रग्स एंड वी नीड वैक्सीन्स, क्योंकि जो जितनी तेज़ी से हमारे सामने जो एक चैलेंजेस आते जा रहे हैं, हम लोगों को पता नहीं होता है उस तरीके के डिजीज़ होता है और उस तरीके की हमारी होती है, पैंडेमिक होती है। तो मतलब बेसिकली वो म्यूटेट कर जाते हैं। हाँ पुराने जी, वो उसको अडाप्ट कर लेते हैं, उस चीज़ को अडाप्ट कर लेते हैं, उसको अपना लाइफ, जैसे मतलब सर्वाइवल फॉर द फीटेस्ट, डार्विन का एक बहुत ही कहा हुआ बात है, हाँ, जो कि लोग शायद जानते होंगे जो तो आप मतलब सरवाइव करने के लिए धीरे धीरे आप अपने आप को अडाप्ट करना शुरू करते हैं और उस चेंज को आप एक्सेप्ट करते हैं, तभी आप सरवाइव कर पाते हैं। तो मतलब आप लोग काम कर रहे हैं कि कोई एक दवा है जो अभी काम कर रहा है, कुछ ड्रग है जो या तो ड्रग चाहिए, नहीं तो वैक्सीन चाहिए। हमारे जो रिसर्च का जो मोटो होता है वो वही होता है। तो अगर ये काम करना बंद हुआ तो आपके पास एक ऑल्टरनेटिव एक ड्रग हो ये, या एक रीपर्पस ड्रग हो जो ऑलरेडी कहीं यूटिलाइज हो रहा हो, उसका इसमें इफेक्ट दिख जाए, तो ये भी पॉसिबल है। क्या हम ऐसा नहीं हो सकता है कि इन सब चीज़ों को मार ही दे, जैसे मच्छर है उनको ख़त्म ही कर दे? कोई ऐसा तरीका नहीं है कि उनको ख़त्म ही कर दिया जाए? हाँ, बैठा जा सकता है बैट लेकर के हाथ से मारने के लिए, हम टीम बना सकते हैं। हाँ, इस तरीके से ख़त्म ही कर दे कि वो मतलब रिप्रोड्यूस ही ना कर पाए, ऐसा कुछ कर सकते हैं? लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी मतलब बिल्कुल ही किसी चीज़ को ख़त्म एराडिकेट करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो उसके लिए एक प्रोसीजर होगा और एक पैटर्न होगा जिसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या मॉस्किटो हमारे वो क्या बोलते हैं उसको, लाइफ साइकिल बोलते हैं ना? हाँ, लाइफ साइकिल बोलते हैं ना? तो क्या मॉस्किटो हमारे लाइफ साइकिल के लिए ज़रूरी है? नहीं, मॉस्किटो लाइफ स्पैन के लिए। लाइफ स्पैन नहीं, अबे उसको क्या बोलेंगे? फूड चेन वाले लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे कि एक चीज़ इसको सर्वाइवल के लिए उसको कुछ और एक टर्म बोलते हैं ना, कि लाइफ साइकिल ही होता है। हमारा लाइफ साइकिल थोड़ी ही है। नहीं, हमारा लाइफ साइकिल, हमारा लाइफ स्पैन होता है। जैसे कि कहते हैं ना कि हम सारे कौवा को नहीं मार सकते, अगर मार दिए तो फिर वो जो छोटे छोटे कीड़ा है उनको कौन खाएगा? फिर अगर उनको नहीं खाएगा तो वो हमारे अनाज खा जाएंगे। मॉस्किटो उस तरीके से हमारे लिए किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट नहीं है ना? शायद ग्रीनलैंड में या डेनमार्क में एक कोई ऐसा, या आइसलैंड, कोई एक ऐसा जगह है जो मेरे दिमाग में है जहाँ पे मच्छर है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है, ये सारी चीज़ हमारे पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ ये लोग ये सारी चीज़ें आ गए हुए हैं तो वो सिस्टम में वो सर्वाइव कर रहे हैं। आपके जापान तक का जो सफ़र था वो कैसे हुआ, और आपके फील्ड में जो लोग पीएचडी कर रहे हैं अगर उन्हें भी जाना है तो क्या प्रोसीजर होगा? एक्चुअली ये इस मीटिंग के बारे में, इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मुझे मेरे सीनियर्स से और मेरे सुपरवाइज़र से पता लगी थी कि ऐसा भी किसी तरीके का कुछ मीटिंग होता है जो जा कर के आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है। और इसके लिए हम लोगों को पहले, जो भी रिसर्चर्स होते हैं उन लोगों को पहले एब्स्ट्रैक्ट सबमिशन होता है, एब्स्ट्रैक्ट डालना होता है। यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है आपके काम का समरी, जो आपका अभी तक का रिजल्ट आया है, जो आपने रिसर्च किया है, और जो आपका कंक्लूजन है कि आपको ये आउटकम या आपका ये सिग्निफिकेंट आउटकम है, वो हम एक राइटअप में 200-400-500 वर्ड्स के राइटअप में हम देते हैं, सबमिट करते हैं। उसके बाद उन लोगों का ट्रैवल बर्सरी अवार्ड का या ट्रैवल ग्रांट का पोर्टल खुलता है, जिसमें वो लोग ट्रैवल बर्सरी के लिए वो लोग आपको अप्लाई करवाते हैं। उसमें आपको CV और बाकी इन्फॉर्मेशन, एक्सपीरियंस वगैरह डालने होते हैं। उसके बाद आप जो हैं सो ट्रैवल बर्सरी क्यों, मतलब वो क्यों? ट्रैवल बर्सरी अवार्ड है कि आपको वो एक तरीके का इनकरेजमेंट अवार्ड है कि अगर आपकी चीज़ को, आपका चीज़ जो है सो आपका जो रिसर्च है वो अगर सिग्निफिकेंट है, उनको लोगों को लगता है कि इसको प्रमोट करना चाहिए इस काम को, तो वो आपको ट्रैवल बर्सरी देते हैं, जिसमें आपका जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन, फूडिंग, लॉजिंग, मतलब पूरा स्पॉन्सर करते हैं आपको, सारा कुछ स्पॉन्सर करते हैं। प्लस उसमें कुछ कैश प्राइज होता है जो वो लोग दे रहे होते हैं एज एयर टिकट फेयर। अच्छा, कि आपको कुछ अपने पॉकेट से ना लगे, आप उनके खर्च पे जाएं और आप वो चीज़ अटेंड करें और आप अपना जो है आपका रिसर्च वो आप बताएं कि हाँ मैंने ये काम किया है और इस तरीके का मेरा साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन है। तो ये ऐसा कुछ होता है। तो ये बस जापान में ही नहीं, और भी दुनिया भर में, US है और यूरोप है, थाईलैंड, मलेशिया है, बाकी जगहों पे भी। इसके अलावा भी कहीं के लिए अप्लाई करी है?
नहीं, अभी तो ये मेरा फर्स्ट था, लेकिन हाँ और भी जगह अप्लाई करते रहना है। और मतलब कितने लोग जाते हैं ऐसा, मतलब इंडिया से तो इस बार का ये मेरा एक ही सिलेक्शन था, एक को ही लिया था उन्होंने, लेकिन हाँ अगर और लोग चाहें अप्लाई करें और थोड़ा उनका कुछ वैसा हो, इम्पोर्टेंट हो कुछ, उन लोगों को लगे तो वो जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास जो ट्रैवल बर्सरी अवार्ड होता है वो उन लोगों को देने के लिए ही होता है कि आप जो भी इम्पोर्टेंट है और कुछ उस तरीके का है तो वो उनको देंगे। अच्छा, तो अभी आप बताइए कि आप तो वहाँ गई, फिर आपने वहाँ जाने के बाद आप क्या किया, आपने क्या क्या किया? जाने के बाद हाँ टोक्यो देखने का मौका मिला। पहले तो आप कैसे गई यहाँ से, एकदम शुरू से सब कुछ बताइए कि आप पटना से कैसे गई, पटना से क्या फ़्लाइट था या फ़्लाइट कहाँ से था? सारी चीज़ों में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्लीज़ वीज़ा आप टाइम पर ले लें, क्योंकि मेरा जो वीज़ा का प्रोसेस रहा है वो थोड़ा टाइम टेकिंग रहा है कि यू नेवर नो कि आपको कौन से डॉक्यूमेंटेशंस पूरे करने पड़ जाएँ और देना पड़ जाए। तो पहले हमारा जो बिहार के लिए है वो कंसुलेट ऑफ जापान कोलकाता में हम वीज़ा के लिए अप्लाई करते थे, लेकिन अब वो VFS के थ्रू हो गया है। ठीक है, तो उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं, मतलब कोई VFS प्राइवेट फर्म है? VFS प्राइवेट फर्म है जिससे आप अप्लाई करते हैं, जिससे मैंने किया था। तो प्लीज़ वीज़ा के लिए मैं लोगों को बोलना चाहूँगी कि यू शुड बी ऑन टाइम। नेक्स्ट है पटना से मेरा दिल्ली का टिकट था, आफ्टर दिल्ली T3 से मेरा वहाँ हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक्चुअली टोक्यो में ना 2 एयरपोर्ट्स हैं टोक्यो में, एक हनेडा और एक नारिटा। तो मेरा हनेडा से था और 8 घंटे अराउंड फ्लाइट टाइम है, बहुत सारे फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। तो वहाँ जब आप लैंड की हनेडा एयरपोर्ट में, आपका पहला इंप्रेशन कैसा था? तो सब कुछ देख के कैसा लगा? नीट एंड क्लीन सिटी है टोक्यो, और जो पहला इंप्रेशन था वो भी बहुत अच्छा था। हाँ बहुत ही बहुत ही शांत है, पीपल्स आर वेरी पीसफुल आउट देयर। तो उन लोगों ज़्यादा आपको आवाज़ और शोरगुल इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, बहुत ही शांति और साफ़ सुथरा चीज़ देखने। तो हमारा भी USP है कि हमारे यहाँ बहुत क्यूस है, थोड़ा बहुत वैसा है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और लोग भी थोड़े हैं। वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि वो लोग बाहर में कभी फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, दे विल नेवर अटेंड देयर मोबाइल, कभी वो पिक नहीं करेंगे। और या फिर वहाँ एक स्पेस होता है, आप जो बसेस हैं या जो कार्स हैं वो हॉर्न जल्दी, दे डू नॉट लाइक हॉन्किंग, तो वो कभी हॉर्न मारना वो पसंद नहीं करेंगे। बहुत लोग बाइसिकल और उस तरीके से चलते हैं, पैदल चलते हैं ऑन फुट। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों को देखना और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है उसके साथ। फिर आप हनेडा एयरपोर्ट से कैसे एयरपोर्ट से और कहाँ गए? एक जगह है जहाँ पे स्टे दिया गया था, ओटोरी। 2-3 मेट्रो रेल मोनो रेल के डिस्टेंस पे होगा वो, स्टेशंस के डिस्टेंस पे। उसके बाद वहाँ से एक मेरे प्रोफेसर थे, उनसे मिलने का मौका मिला यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। तो उनसे आपका जान पहचान मतलब कैसे हुआ था? सुपरवाइज़र हैं उनके कलीग हैं, मेरे सुपरवाइज़र जो हैं PhD सुपरवाइज़र, उनका 8-10 साल का एक्सपीरियंस है जापान का। हाँ उन लोगों तो का उनका अच्छा सपोर्ट था आपको? सपोर्ट था, और उन लोगों को ही उन लोगों का इनकरेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा था कि हाँ आपको जाना चाहिए, यू शुड जस्ट अटेंड दोस काइंड ऑफ एक्टिव। और आपको जापान में एक चीज़ मुझे देखने को मिली कि अगर आप 10 लोगों पे देख रहे हैं तो 10 में आपको 6-7 आपको ओल्ड एज पीपल्स दिखेंगे। और ओल्ड एज पीपल्स को भी आप ये नहीं ऑफ़र कर सकते हैं कि आप प्लीज़ घर पे रेस्ट करें और ये सब करें, वो भी काम करते दिखेंगे। रिटायरमेंट एज भी उनकी 65 है, उसके बाद भी वो काम करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो कुछ देखने को मिलती है। हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो भी बिल्कुल वैसी ही है कि लोग रिसर्च में या फिर अपनी चीज़ों में काम में लगे पड़े हैं। अब चलते हैं आपके डेस्टिनेशन पे, आप जहाँ गई थी उस जगह का नाम बताइए, क्योंकि वो मेरे से प्रोनाउंस कर पाना बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ करीजावा, वो नागानो का एक तो वहाँ पे आपको कैसे लोग मिले, किस टाइप की, कौन कौन से फील्ड से लोग आए हुए थे? एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में मेरे से एक प्रोफेसर ने बोला था कि कराईजावा इज़ फॉर रिच पीपल्स, नॉट फॉर पुअर साइंटिस्ट लाइक मी। तो उसके बाद मेरा उनको रिप्लाई था कि सर आई एम गोइंग टू कराईजावा नॉट ऑन माय ओन पॉकेट, ऑन ऑर्गेनाइजर्स तो मतलब ऐसा हाँ, क्योंकि वो एक्चुअली एक रिसोर्ट एरिया है। अच्छा। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ज़मीन प्लेस उन्होंने लैंड एक्वायर करके रखा है और वहाँ छोटे छोटे कॉटेजेस बना कर रखे हैं। हमारा जो वेन्यू था वाज कराईजावा प्रिंस होटल वेस्ट। ठीक है। तो उनके छोटे छोटे कॉटेजेस हैं और वहाँ पे बहुत ही रिच पीपल्स आते हैं, वो लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं, पिकनिक टाइप काइंड ऑफ थिंग। और वहाँ का वेदर बहुत अच्छा रहता है,
मतलब वेदर आपको ज़्यादा ठंडी नहीं मिलेगी वहाँ पे, ठंडी काफ़ी होती है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं मिलेगी आपको। हाँ, ऑप्टिमम आप वहाँ टेम्परेचर रहता है, ऑल्दो इन विंटर्स इट स्नोज, तो वैसा रहता है। तो इसलिए वो जगह काफ़ी अच्छी थी, और जो हमारा वेन्यू था वो वेन्यू भी बहुत अच्छा था। और आप वहाँ पे मतलब किन लोगों से मिले? आपके जो फेलो रिसर्चर्स गए थे, हाँ, उनमें से कोई नोटेबल नाम आपको याद हो या कोई इंसिडेंट याद हो तो आप बताइए। एक्चुअली हमारा जो उस कमिटी के जो चेयर थे, उस नेम वाज केंजे इशी, एंड ही वाज अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन। उनको देख करके ही लग रहा था ही वाज अ पर्सन ऑफ साइंस, मतलब उनके पास कुछ भी लेफ्ट और राइट नहीं था। वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, बहुतों का तो मेरे नाम ध्यान में नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग थाईलैंड के थे, मलेशिया के थे, चाइना से था एक फान नाम का इंसान था, वो भी बहुत ही डेडिकेटेड और बहुत ही वैसा इंसान था। ही वाज आल्सो अ वेरी गुड साइंटिस्ट। तो वहाँ जितने लोग थे दे वर देयर फॉर साइंस, और बहुत ही ईमानदारी से उन लोगों ने अपना प्रेजेंटेशन और सेशन और ओरल और पोस्टर जो भी रहा उन्होंने अपना रखा। तो इट वाज अ वेरी नाइस मीटिंग टू देम। और बहुत ही वैसे हैं कि वहाँ आप सब बराबर हैं। अगर आपको दिमाग में कोई क्वेश्चन है, यू कैन डायरेक्टली आस्क। आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आप वर्ल्ड टॉप साइंटिस्ट और प्रोफेसर से आप क्वेश्चन कर रहे हो। यू जस्ट कैन जस्ट स्टैंड अप एंड यू कैन रेज योर क्वेश्चन आउट देयर। अच्छा, तो वैसे तो पूरा मतलब एशियन कंट्रीज़ है, ऑल्दो हम लोग भी एशियन कंट्री में ही आते हैं, पर जनरली लोग हमें एज एन इंडियन को इंडियन ही मान लेते हैं एशियन से अलग करके। लेकिन एशियन कंट्रीज़ में ऐसा देखा जाता है कि खाने का बहुत इशू होता है। ऐसे लोग जो मतलब या तो वेजिटेरियन प्रीफर करते हैं या बहुत ही मतलब कि एग्जॉटिक डिशेस पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आपको ऐसा कोई दिक्कत फेस हुआ, कोई प्रॉब्लम फेस हुआ? हाँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो जापान इज़ नॉट अ गुड प्लेस फॉर यू। ठीक है, क्योंकि वहाँ वेजिटेरियन फूड मतलब दे विल थिंक कि आप उनसे लेट्यूस लीफ मांग रहे हैं, आप उनसे कैबेज मांग रहे हैं, आप उनसे कॉर्न मांग रहे हैं और प्याज मांग रहे हैं। बस ये 3-4 चीज़ उनके लिए वेजिटेरियन का एग्जाम्पल है। तो आपको वहाँ थोड़ा सा वैसा होना, अटेंटिव होना पड़ेगा अपने फूड को लेकर के, प्रायोरिटीज़ को लेकर के, और आपको खुद चूज़ करना होगा। जैसे उनके पास फ्रूट्स का अवेलेबिलिटी होता है तो आप फ्रूट्स प्रेफर कर सकते हैं, दे हैव बनाना देयर। उनके पास जूसेस होते हैं तो आप जूस ले सकते हैं। तो अच्छा, अगर कोई मतलब शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है तब तो ये सब ठीक है, ये तो टेम्पररी जो भी सॉल्यूशन है ठीक है। कुक बाय योरसेल्फ। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ वैसा नहीं है। लेकिन हाँ, फर्स्ट डे आई फेल्ट लिटिल काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस कि फूड वगैरह बहुत वैसा था मतलब इट वाज नॉट दैट इंडियन। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद जब सेकेंड डे आया तो दे अरेंज्ड अ वेज मील बॉक्स फॉर मी सेपरेटली, विच वाज अ वेरी गुड थिंग। कि मतलब वो देख कर ही खुशी हो गया कि भाई इतना बढ़िया खाना मिल दे लोग इंडियन। मतलब आपके लिए बस उन्होंने वेजिटेरियन खाना, उनको बस पता था कि एक इंसान है वेजिटेरियन खाने वाला, तो वो स्पेशली वो लोग वेजिटेरियन मील का अरेंजमेंट किए, जो कि बहुत ही मेरे लिए बढ़िया था। उनका अच्छा जेस्चर था, देखकर बहुत ही बढ़िया कि वहाँ इंडियन फूड को डिस्टिंग्विश करना और इंडियन फूड देना, सैंडविच। अच्छा, लेकिन अगर देखे तो टोक्यो में जापान में अगर टोक्यो में देखे तो वहाँ पे तो मेरे को लगता है इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। टोक्यो में कोई परेशानी नहीं है। टोक्यो में इंडियन रेस्टोरेंट हैं। आपको इंडियन में भी अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तो वो सारे रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे टोक्यो में। हाँ, लेकिन आप अगर कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहे हैं किसी प्लेस पे, तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा खाने पीने को लेके। ऑल्दो दे लव मीट एंड दे लव फिश। हाँ, तो अब रैप अप करते हैं। हाँ, आप बताइए कि पूरा आपका जो एक्सपीरियंस था सम अप करते हैं एकदम छोटे से लाइन में, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों को निकलना चाहिए, देखना चाहिए जापान। अगर आप पहली बार किसी कंट्री को विजिट कर रहे हैं तो जापान बहुत ही सेफेस्ट और बहुत ही अच्छी कंट्री है, जो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देगी, जहाँ पे आप लोगों को भी देख करके सीख सकते हैं। अगर वो मेट्रो या ट्रेन के लिए, बुलेट ट्रेन के लिए एक लाइन में खड़े हैं तो हमेशा लाइन पे ही रहेंगे। और उनकी एक और अच्छी चीज़ है कि वो जब भी एक्सेलरेटर पे होते हैं, जा रहे होते हैं, तो वो कभी भी लेफ्ट राइट खड़े नहीं होते। वो हमेशा लेफ्ट साइड में ही स्टेयर्स पे खड़े होंगे, ताकि राइट में जिसको इमरजेंसी हो वो दौड़ के जा सके। अच्छा, तो कुछ उनका गेस्चर है जो बहुत अच्छा है। अगर ट्रेन से निकल रहे हैं तो पहले वो निकलने वालों को प्रायोरिटी देते हैं, वो साइड में लाइन बनाकर खड़े रहते हैं, उसके बाद वो इन करते हैं। तो वहाँ से जब आए यहाँ पे आप दिल्ली में लैंड किया, थोड़ा लोगों को थोड़ा फील होता है। पहले तो ये हॉकिंग वगैरह बहुत ही शोरगुल होता है। और उसके बाद हनेडा का एक्चुअली एक और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हनेडा एयरपोर्ट नहीं था और वो नहीं बनाने दे रहे थे। हनेडा एयरपोर्ट जब देखेंगे तो पता लगता है वो सी के बीच में बनाया गया एयरपोर्ट है,
क्यों? क्योंकि वो लोग इतने पीस लविंग और ये सब हैं कि वो रात को भी फ्लाइट को, वहाँ पे रात को कोई फ़्लाइट लैंड नहीं करती है 10 बजे के बाद, या तो रात को 10-11 बजे से पहले करती है लैंडिंग होती है, और नहीं तो फिर 6 बजे के बाद होती है, बीच में नहीं। उन लोगों को डिस्टर्बेंस, शोर, आवाज़, नॉइज़ ये सब पसंद नहीं है। तो दिल्ली आने के बाद थोड़ा वैसा तो होता है कि आप आवाज़ देख रहे होते, बहुत सारे लोगों को देख रहे होते। तो जब आप दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंड की तो फिर आपको कैसा लगा वापस आके? दिल्ली एयरपोर्ट पे आने के बाद अच्छा था, मतलब एक घर वापसी का जो खुशी होता है वो अलग ही लेवल पे होता है। अगर कोई भी इंसान चाहे कितना भी आप रह ले बाहर, लेकिन आने के बाद एक जो अपना टच है, अपना फूड है, अपना जो अपब्रिंगिंग है जिस माहौल का, वो तो अफेक्ट करता ही है। तो ऑब्वियसली 7 days वेयर गुड, लेकिन व्हाट आई वाज लिविंग थ्रू आउट माई लाइफ वाज आल्सो सो गुड। तो हाँ, ये एक मौका मिले जाने का, ये अच्छी चीज़ है। लेकिन अपना जो वो है, खाना है और अपना जो परिवेश है, वो सबको बहुत अच्छा होता तो है। कह सकते हैं कि उन्हें भी हमसे खाना बनाना सीख लेना चाहिए, और हमें उनसे थोड़ा सा डिसिप्लिन सीख लेना चाहिए। उनका अपना खुद का कल्चर है, हमारा अपना खुद का कल्चर है। वो अगर हमारी कंट्री में आएंगे तो शायद वो कंफर्टेबल नहीं होंगे, हम उनकी कंट्री में जाएंगे तो हम कंफर्टेबल नहीं होंगे। दोनों अपनी अपनी जगह हैं, हाँ, लेकिन उन लोगों से हम लोग कुछ सीख सकते हैं। कुछ सीख करके अपने आप को अगर कुछ सीखें तो वो हमें और डिसिप्लिन बनाएगा। बेहतरी के लिए सीख रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है। हाँ, और वो आपको और ही एक बेहतरीन वैसा देगा, मतलब आपको कल्चर्ड करेगा, थोड़ी डिसिप्लिन आपकी लाइफ में लेकर आएगा। तो हाँ, कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन हाँ, ऑल्टरनेटली मतलब अगर आप देखें तो घर लौट कर खुशी होती है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। वेलकम। थैंक यू। अगर मौका मिला तो हम लोग सेकंड पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे।